और अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे से सीखना है या ये कहें कि आपको एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जाननी है तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा बच्चों। इस चैप्टर में सिलेबस क्या क्या है, इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है, कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, वॉन डेर वाल रेडियस क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जनरली आप लोगों ने क्लास 10th में इतना पार्ट पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसको यहाँ पे डिस्कस करूंगा। मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ जो कि ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे आई थिंक। ये आपकी पीरियोडिक टेबल है इस तरीके से। आपको पता है पीरियोडिक टेबल की स्टडी को इजी करने के लिए साइंटिस्ट ने इसको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। बच्चों ये आपका एस ब्लॉक होता है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। पहले मैं आपको बता देता हूँ ग्रुप क्या होता है। तो भाई जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं आपकी, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको हम बोलते हैं बच्चों पीरियड्स। पीरियड्स और टोटल पीरियड 7 होते हैं, आप देख सकते हैं ये पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। ठीक है बच्चों। और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, जो वर्टिकल लाइंस हैं ये आपके ग्रुप्स होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स, टोटल 18। ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स आप देख सकते हैं टोटल 18 है यहाँ पर, ये देख सकते हैं। ठीक है ना। अब बच्चों इसके 4 ब्लॉक्स होते हैं, ये आपने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ा है कि वर्टिकल लाइंस जो होती हैं या वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं 18 होते हैं, इनको ग्रुप्स बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों। टोटल 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। ये आपका पहला एस ब्लॉक है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 मिलाकर के एस ब्लॉक होता है। ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक आपका पी ब्लॉक होता है। ग्रुप 3 से लेकर के बच्चों ग्रुप 12 तक आपका डी ब्लॉक होता है। और इसके नीचे ये जो 2 ग्रुप्स हैं, ये जो 2 अलग से पीरियड हैं, ये आपके एफ ब्लॉक हैं। ये आपके एफ ब्लॉक हैं। ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा आपको इसको बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ बच्चों। ये ग्रुप 1 को हम लोग एल्कली मेटल बोलते हैं, आप नोट कर लेंगे। ग्रुप 1 को एल्कली मेटल बोलते हैं, ग्रुप 2 को एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, ग्रुप 18 को हम लोग इनर्ट गैसेस बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं, या इसी को हम लोग जीरो ग्रुप बोलते हैं। आप नोट करते जाइए, ग्रुप 18 को ही जीरो ग्रुप, इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस बोला जाता है। ग्रुप 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 ग्रुप को हम लोग बोलते हैं हैलोजेंस। ठीक है बच्चों, 17 ग्रुप को हम लोग हैलोजेंस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट ग्रुप केमिस्ट्री को सीखने के लिए बच्चों यही चारों हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 17 और ग्रुप 18। 1 2 17 18 यही इंपॉर्टेंट है। अब होने को तो पूरी पीरियोडिक टेबल ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा जो यूज होते हैं वो ग्रुप 1 2 17 एंड 18। ओके फाइन। तो आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना है बच्चों। जो फर्स्ट पीरियड होता है उसको हम लोग शॉर्टेस्ट पीरियड बोलते हैं। इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, एक शेल होती है। अच्छा एक चीज और मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि ये जो पीरियड नंबर होता है बच्चों, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ शेल इन पर्टिकुलर पीरियड। फर्स्ट पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें नंबर ऑफ शेल्स कितनी होगी, 1। सेकेंड पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं कितने इसमें शेल्स होंगी, सारे एटम्स में मैक्सिमम 2 शेल्स होंगी, के और एल। थर्ड पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें क्या होगा, 3 शेल्स होंगी, एस आपका के एल और एम। ठीक है बच्चों, ये याद रखना है आपको। फर्स्ट पीरियड को शॉर्टेस्ट पीरियड बोलते हैं। हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है, इसको हम लोग फर्स्ट ग्रुप में हमने रखा हुआ है कुछ इसकी प्रॉपर्टीज की वजह से। फर्स्ट एल्कली मेटल कौन है बच्चों, फर्स्ट एल्कली मेटल है आपका लिथियम, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस हमारा ये है, सिलेबस को आप प्रॉपरली नोट कर लेंगे। ओके, ये बेसिक इंफॉर्मेशन नोट कर लेंगे। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप कोशिश करिए कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को पूरा याद कर लें वर्टिकली। ठीक है ना। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन एंड ये टीएस अभी इतना यूज में नहीं है, तो आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यहाँ तक कर सकते हैं। एस्टेटिन भी नहीं है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो उसका भी इतना ज्यादा यूज नहीं है। आपके लेवल पे फिलहाल आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन को याद कर लीजिए, 117 को याद करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। ग्रुप 18 में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये आप एलिमेंट्स को याद कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि
एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, it is the distance between center of nucleus to its outermost shell। बच्चों जैसे हमारे पास एक सर्कल होता है और सर्कल में हम कहते हैं उसकी रेडियस क्या है, सेंटर से सरकमफेरेंस के बीच की डिस्टेंस, ऐसे ही एटम में होता है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सेंटर से जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसके बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं, रेडियस बोल देते हैं आर। ठीक है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू इट्स आउटर मोस्ट शेल, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस जितनी ज्यादा होगी साइज उतना ही ज्यादा होगा बच्चों। ठीक है ना, चलिए तो याद रखेंगे, इसकी डेफिनेशन याद करेंगे। अब हमें क्या पढ़ना है बच्चों, हमें पढ़ना है वेरिएशन। हमें क्या पढ़ना है, वेरिएशन ऑफ दीज प्रॉपर्टीज, जो हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में। पहला वेरिएशन कहां देखेंगे हम लोग, पीरियड में, इन पीरियड। बच्चों जब भी हम पीरियड की बात करते हैं तो इन जनरल हम लेफ्ट टू राइट की बात करते हैं। क्या लिखेंगे आप, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस बच्चों डिक्रीज होती है, क्यों, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जैसे मैं सेकेंड पीरियड की बात करूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स कितनी होती है बच्चों, 2 शेल्स होती हैं। और आप देखिए यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जाने में इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है ना, 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन, इसी तरीके से 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन। आप देखेंगे लेफ्ट टू राइट जाने पर 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन। लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। इसकी वजह से बच्चों होता क्या है, देखिए इसकी वजह से क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं तो क्या करता है, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। तो जब ज्यादा प्रोटॉन होंगे तो न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली खींचेगा अपनी तरफ, और जब स्ट्रांगली खींचेगा बच्चों तो साइज छोटा हो जाएगा। क्या लिखेंगे, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस व्हाइल नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, दैट इज व्हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड साइज डिक्रीजेस। इस बात को आप लिख लेंगे बच्चों और एक फिगर बना लेंगे ताकि आपको याद रहे। सबसे जरूरी होता है आपको ये याद रहना कि साइज एक्चुअली में डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, तो आपको ये याद रहना बहुत जरूरी है। चलिए, तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। ग्रुप में बात कर लेते हैं हम लोग, इन ग्रुप्स क्या लिखेंगे, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, एटॉमिक रेडियस increases, atomic radius increases। एटॉमिक रेडियस बच्चों क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्यों, ड्यू टू एडिशन ऑफ नंबर ऑफ शेल्स। जब आप नीचे आते हो तो क्या होता है, हाइड्रोजन में 1 शेल होती है, लिथियम में 2 शेल्स होती है बच्चों, ठीक है ना, सोडियम में 3 शेल्स होती हैं। जब आप नीचे आते हो ग्रुप में तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती हैं, तो नीचे आने पर क्या होगा बच्चों, साइज आपका इंक्रीज होता चला जाएगा।
ठीक है, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस एंड दैट इज बाई साइज, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ शेल्स होंगी उतना ज्यादा एटॉमिक साइज होगा, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ शेल्स होंगी उतना ही ज्यादा एटॉमिक साइज होगा। याद कर लेंगे इस बात को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब एटॉमिक रेडियस कितने टाइप की होती है? तो बच्चों एक टाइप है इसका कोवैलेंट रेडियस। एक टाइप इसका क्या है? कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस क्या है? तो बच्चों हम ये पढ़ते हैं कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स में, जहां पर कोवैलेंट मॉलिक्यूल होता है वहां पर कोवैलेंट रेडियस की स्टडी की जाती है। अब कोवैलेंट रेडियस क्या है? तो कोवैलेंट मॉलिक्यूल आपने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में, द बॉन्ड विच इज फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जनरली होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स की। होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स जिनमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है ना, हैविंग कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है बच्चों, तो देखिए जैसे कि आपका H2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, I2 हो गया, F2 हो गया, ये सब क्या है बच्चों? होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स। इनमें हम बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। कोवैलेंट रेडियस की डेफिनेशन क्या है? देखिए लिखिए, इट इज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस between the nuclei of two covalently bonded atoms of the same element in a molecule। देखिए बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है, कोवैलेंट रेडियस की डेफिनेशन क्या है, ये हमने कोवैलेंट रेडियस की डेफिनेशन लिख दी कि अगर सेम एटम्स हैं उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है तो उसकी डिस्टेंस का, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ ले लेंगे, वो क्या हो जाएगा बच्चों? कोवैलेंट रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर कोवैलेंट कितना हो जाएगा? कोवैलेंट रेडियस क्या हो जाएगी बच्चों? कोवैलेंट रेडियस हो जाएगी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस between two bonded atoms। बॉन्डेड एटम्स, कोवैलेंट बॉन्ड होना चाहिए उनके बीच में, बाई 2। ये आपकी क्या हो गई बच्चों? कोवैलेंट रेडियस हो गई। ठीक है ना, कोवैलेंट रेडियस। जैसे कि हम H2 मॉलिक्यूल ले लें तो बच्चों हम देखते हैं H2 मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से होता है ना, ये इसके शेयरिंग पेयर होते हैं। तो इसकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है इसका हाफ ले लें अगर हम, तो बच्चों ये होती है आपकी कोवैलेंट रेडियस। ठीक है ना, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ लेंगे तो ये क्या होगी? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। आप कोई भी होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल ले सकते हैं और उसमें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ ले लेंगे, दैट इज कॉल्ड कोवैलेंट रेडियस। फाइन। तो इसी तरीके से हम Cl2, Br2, I2 सारे मॉलिक्यूल्स के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड, ये एक मेथोडोलॉजी है कोवैलेंट रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए, दिस इज मेथोडोलॉजी। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हमारा आता है, नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड, टाइप ऑफ रेडियस हमारा है वॉन्डरवॉल रेडियस। वॉन्डरवॉल रेडियस बच्चों, वॉन्डरवॉल साइंटिस्ट का नाम है, आप पढ़ेंगे चैप्टर 5 में इसको डिटेल में। ये क्या होता है देखिए, इसकी डेफिनेशन को ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इट इज 1/2 ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस between the nuclei of two
एडजेसेंट एटम्स नॉट कोवेलेंटली बॉन्डेड, ये डिफरेंस है बच्चों, ये डिफरेंस है। एडजेसेंट एटम्स नॉट कोवेलेंटली बॉन्डेड, adjacent atoms of the substance belonging to two neighboring molecules in the solid state। बच्चों एक्सरे मेथोडोलॉजी होती है, एक्सरे एंड एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से हम लोग यूज करके बॉन्ड लेंथ का पता लगाते हैं, ठीक है। ये मेथोडोलॉजी है, आप देखोगे ये वर्ड इन्होंने एनसीईआरटी में भी मेंशन किया हुआ है कि एक्सरे और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी हम लोग यूज करते हैं बॉन्ड लेंथ को निकालने के लिए। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि दो नियरेस्ट एटम होने चाहिए सॉलिड स्टेट में, मतलब ये कोवेलेंट बॉन्ड की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और एक्चुअली बच्चों वॉन डेर वाल रेडियस हम वहीं निकालते हैं जहां पर मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है। जैसे हम हीलियम की बात करें, हीलियम की बात करें, या हम कोई भी इनर्ट गैस ले लें, मान लीजिए कि हमने नियॉन ले लिया, ठीक है, हम नियॉन ले लिया हमने। अब नियॉन तो आपको पता है ये तो डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाता नहीं है, तो जब दो नियॉन एटम्स पास पास होंगे उस कंडीशन में इसके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ ले लेंगे तो इसकी रेडियस ये निकलेगी एंड दैट इज आर वॉन डेर वाल, ठीक है बच्चों, ये वॉन डेर वाल रेडियस है। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपको Cl2 में कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, हमने एक मॉलिक्यूल ये ले लिया जो कि कोवेलेंटली बॉन्डेड है, एक मॉलिक्यूल हमने ये ले लिया सॉलिड स्टेट में, ठीक है ना, एक मॉलिक्यूल हमने वो ले लिया, एक हमने ये ले लिया, दो मॉलिक्यूल है, एक Cl2 मॉलिक्यूल ये, एक Cl2 मॉलिक्यूल ये। सपोज कि सॉलिड स्टेट में ये इतने पास पास है, सपोज कि सॉलिड स्टेट में ये इतने पास पास है। अब ये देखिए ये क्या है इनकी, ये है इनकी कोवेलेंट रेडियस, और ये क्या है जिसको मैं डॉटेड शो कर रहा हूँ, ये क्या है बच्चों, ये है वॉन डेर वाल रेडियस। ये क्या है बच्चों, वॉन डेर वाल रेडियस, ठीक है ना। ये वॉन डेर वाल रेडियस है यहां से लेकर के और यहां तक, ये वॉन डेर वाल रेडियस है और ये आपकी कोवेलेंट रेडियस है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है एटम्स के बीच में तब उसका हाफ ले रहे हैं, तो कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना हुआ है और मॉलिक्यूल क्लोज्ड है, सॉलिड स्टेट हमने क्यों लिया, क्योंकि हम जानते हैं सॉलिड स्टेट में ही एटम्स बहुत एक दूसरे के क्लोज होते हैं, इसलिए हमने लिया है, ठीक है, इसलिए सॉलिड स्टेट को लिया है और हमने उसका वॉन डेर वाल रेडियस इस तरह से कैलकुलेट किया। बच्चों ये ध्यान रखना, इसमें हमेशा थोड़ी सी एरर रहती है, ये एक्सपेक्टेड जो एक्चुअल रेडियस होती है उससे थोड़ा सा ज्यादा आता है इसमें वैल्यू हमेशा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं इतनी एक्स्ट्रा आ रही है, एक्चुअल रेडियस से थोड़ी सी ज्यादा रेडियस आ रही है। तो ऑलवेज इस बात को नोट करेंगे आप कि जो वॉन डेर वाल रेडियस होती है बच्चों, जो वॉन डेर वाल रेडियस होती है वो ऑलवेज ग्रेटर होती है कोवेलेंट रेडियस से, ठीक है ना, ये बात आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमें पढ़ना है। अब बच्चों हमको पढ़ना है, नेक्स्ट है हमारा मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा, 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दो सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड मेटल्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक कैरेक्टर। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, दो सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड मेटल्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की जो टेंडेंसी होती है वही क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है और कैटायन फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब वो एटम क्या है, मेटल है, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखेंगे। मेटेलिक कैरेक्टर बच्चों ध्यान रखना, जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है, पहले आपको वेरिएशन बता दिया जाए। देखिए वेरिएशन क्या होता है इसका, वेरिएशन सबसे पहले इन पीरियड लिखे, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर
decreases on moving left to right metallic character decreases। ठीक है बच्चों, लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है एंड इन ग्रुप्स ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम metallic character increases। बच्चों इसको याद रखने का सीधा सा तरीका है कि जो मेटेलिक करेक्टर होता है, जो मेटेलिक करेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों साइज ऑफ एटम के। साइज ऑफ एटम जितना बड़ा होगा मेटेलिक करेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। अगर आपसे पूछा जाए, आप जानते हैं कि पोटेशियम का साइज सोडियम से बड़ा है, तो इसका मतलब पोटेशियम ज्यादा मेटेलिक होगा सोडियम से। अगर हम लिथियम और सीजियम में कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि सीजियम बहुत बड़ा है लिथियम से, इसलिए सीजियम का मेटेलिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा लिथियम से। जिस एटम का साइज ज्यादा उस एटम का मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा। ठीक है बच्चों, साइज जितना बड़ा होगा मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होता है, इसीलिए मेटेलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बच्चों नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे आप लोग। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लिखिए, दो सब्सटेंस which have tendency to gain electron are called non-metals and this property of the element is called non-metallic character। tendency to gain electron क्या होता है बच्चों? non-metallic character। tendency to gain electron, जैसे कि हम देखते हैं क्लोरीन होता है, इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेता है ना। इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया इसलिए ये क्या हो गया बच्चों? नॉन मेटल। क्या हो गया? नॉन मेटल हो गया। ठीक है, वेरिएशन जस्ट अपोजिट टू मेटेलिक कैरेक्टर लिख लीजिए। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। बच्चों नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो मेटेलिक का जस्ट अपोजिट होता है। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट क्या होगा? इंक्रीज होगा और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा। ये साइज ऑफ एटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। साइज ऑफ एटम जितना ज्यादा होगा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही कम होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे चलते हैं जो है हमारा आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बच्चों सबसे पहले मैं आपको एंथैल्पी के बारे में बता दूं, एंथैल्पी से डरने की जरूरत नहीं है। एंथैल्पी एनर्जी ही है, बस बस कुछ पैरामीटर्स पे एनर्जी को कैलकुलेट किया जाता है। कुछ पैरामीटर्स फिक्स होते हैं, वहां पर एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। किसी रिएक्शन की एनर्जी, किसी सिस्टम की एनर्जी या किसी एटम की एनर्जी, तो उसको हम लोग एंथैल्पी बोलते हैं। आप पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स में इसको डिटेल में, यहाँ ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आप इतना याद रखेंगे कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है हमारे पास में, रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ पर एंथैल्पी को बच्चों हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एच। एंथैल्पी मतलब कैपिटल एच। एंथैल्पी जो होती है ये इसको कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। और चेंज इन एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन क्या हो जाएगा? डेल्टा एच मतलब चेंज इन एंथैल्पी। तो बच्चों ये हमेशा एचपी माइनस एच आर होता है, मतलब प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी। एच क्या है? एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है? एनर्जी। डेल्टा एच क्या है? चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी, मतलब फाइनल स्टेज माइनस से इनिशियल स्टेज होता है। आप ऐसे याद रखेंगे इसको। और क्या याद रखना है बच्चों? एक्सोथर्मिक अगर रिएक्शन हो रही है तो उसके लिए डेल्टा एच आपका नेगेटिव होता है, और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है तो इसके लिए डेल्टा एच हमारा पॉजिटिव होता है। अब आप कहेंगे कि सर तो पढ़ा रहे थे ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी और बीच में एंथैल्पी पढ़ाने लगे। मैं आपको एंथैल्पी पढ़ा नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया क्योंकि ये भी यूज होने वाला है आगे।
ठीक है जी। चलिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इसका यूज है, और किसी एटम के आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है कि उसकी रिएक्टिविटी कैसे होगी। देखिए जरा कैसे रिस्पॉन्सिबल है, क्या होती है उसकी डेफिनेशन बच्चों। कहता है इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, it is the amount of energy required to remove electron from an isolated gaseous atom to convert it into positively charged ion। ये देखिए, the amount of energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom to convert it into पॉजिटिवली चार्ज आयन। ये आइसोलेटेड गैसेस का मतलब होता है अकेला एटम। अगर हम गैस स्टेट में नहीं लेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि एटम एक थे कि चार थे। गैसेस स्टेट में क्या होता है, हम इंडिविजुअल एटम को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं उसको। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सोडियम एटम है, हमने इसको कुछ एनर्जी दिया, इसने अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकाला। बच्चों, इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट से निकलता है, पहले ये ध्यान रखना। जब भी आप एनर्जी दोगे तो ऑलवेज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये बेसिक रूल है। ठीक है, जो एनर्जी आपने दी इसी को क्या बोल रहे हैं, आयनाइजेशन इंथैल्पी। एक बात मैं आपको बता दूं, हम आयनाइजेशन इंथैल्पी बोलें, आयनाइजेशन एनर्जी बोलें या आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलें, तीन नाम होते हैं इसके, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है, तीनों ही सेम है। तो बच्चों, हमने इसको आयनाइजेशन एनर्जी दिया या आयनाइजेशन इंथैल्पी दिया, और इसने क्या किया, अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया। ठीक है, कैटायन फॉर्म कर दिया। ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमें एक एटम से एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए हमारे पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को हमने एंथैल्पी दिया, इसने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, फर्स्ट हमने इलेक्ट्रॉन निकाला है इसलिए हम इसको IE1 बोल देते हैं। फिर हमने दोबारा इसको एनर्जी दिया, इसको हम IE2 बोल देते हैं। फिर हमने तीसरी बार इसको एनर्जी दिया, इसको हमने IE3 बोल दिया है। तो बच्चों को कहता है कि ये बताओ कि जो आप एनर्जी दे रहे हो ये एनर्जी सेम है या डिफरेंट, इनमें क्या रिलेशन है। अगर एक एटम में हम एक से ज्यादा बार एनर्जी दें, हम एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालें, तो जो जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो सेम देनी पड़ेगी या डिफरेंट। तो कहता है देखो, जितने बार आप एनर्जी दे रहे हो, जब आप नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो हमेशा आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगी, इट विल बी ग्रेटर देन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, इट विल बी ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जब भी आप नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसके लिए जो एनर्जी होगी बच्चों, वो प्रीवियस से ज्यादा होगी। अब ऐसा क्यों है, देखिए मैं आपको बहुत बेसिक सी चीज बताता हूँ। जैसे ये एल्यूमिनियम है, इसमें क्या है बच्चों, 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन, और एक है ये आपका एल्यूमिनियम प्लस, इसमें क्या है 13 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ना इससे, एल्यूमिनियम प्लस से। तो बच्चों इस केस में क्या होता है, इस केस की मैं बात कर रहा हूं जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है, इस केस में प्रोटॉन ज्यादा है, मतलब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है इस इलेक्ट्रॉन पे, स्ट्रांगली खींच रहा है क्योंकि प्रोटॉन एक ज्यादा है। वो एक्स्ट्रा फोर्स लगा है ना, जो अकेला बैठा हुआ है प्रोटॉन, 13th प्रोटॉन।
तो वो तो एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगा मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, जो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है, ये स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे, और जब ये स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा इसका मतलब उसमें उतने ही ज्यादा प्रोटॉन है, उतने ज्यादा प्रोटॉन है तो मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, और अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी मेरे दोस्त, कैटायन बनाने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी। यस, ionization energy is directly proportional to positive charge of atom। जितना ज्यादा एटम पर बच्चों पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, ध्यान रखना, ठीक है जी। चलिए, अच्छा एक चीज बच्चों, एनर्जी हम दे रहे हैं, ये कैसा प्रोसेस है, ये कैसे प्रोसेस, ये सब कैसे प्रोसेस है, ये सब तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है मेरे दोस्त तो क्या होगा, जो आयनाइजेशन एनर्जी है, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ये कैसी होगी, बस पॉजिटिव होगी, इतना ध्यान रखो। आई मतलब आयनाइजेशन एनर्जी, डेल्टा मतलब चेंज, क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, ये लिखा है चेंज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि हर प्रोसेस में आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, रिएक्शन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए ध्यान रखना आयनाइजेशन एंथैल्पी बच्चों हमेशा पॉजिटिव होती है मेरे दोस्त, आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है। इसकी यूनिट क्या होती है मेरे बच्चों, इसकी यूनिट क्या होती है, आप फिलहाल इसको याद रखो कि इसकी यूनिट किलो जूल पर मोल होती है। देखिए, यूनिट हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में भी निकालते हैं, लेकिन जो बहुत जनरल यूनिट है वो किलो जूल पर मोल में है, ठीक है। हालांकि इसमें कुछ बेसिक कैलकुलेशन इसके अंदर भी है, लेकिन वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर केसेस में जो आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी की यूनिट मिलेगी वो किलो जूल पर मोल में ही मिलेगी, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, वेरिएशन देख लेते हैं इसका। तो बच्चों वेरिएशन बहुत इजी है। देखिए, सबसे पहले इन पीरियड में क्या होता है, ऑन मूविंग, लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलो बोलो इंक्रीजेस। क्यों जी इंक्रीज होता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है साइज ऑफ एटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। साइज ऑफ एटम जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही बच्चों कम होगी, याद रखेंगे आप। लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। इन ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप में क्या होगा, तो क्या लिखेंगे बच्चों, ऑन मूविंग सॉरी ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, on moving top to bottom ionization enthalpy decreases, ionization enthalpy decreases। क्यों, क्योंकि जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, इसलिए ionization enthalpy डिक्रीज होती है, बिकॉज साइज इंक्रीजेस। आप चाहो तो लिख लो इसको भी, ठीक है। तो फर्स्ट पीरियड की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा लिथियम के लिए, देन सोडियम के लिए, देन पोटेशियम के लिए, देन रुबिडियम के लिए, देन सीजियम के लिए। सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी किसके लिए होती है, सीजियम के लिए होती है। बच्चों एक बात मैं आपको और बता दूं, मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जिसको कम एनर्जी चाहिए, जिसको 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 कम एनर्जी चाहिए वो ज्यादा मेटेलिक होगा, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी दोगे जल्दी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। तो मेरे बच्चों इसीलिए सीजियम का मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम है। जिसका साइज बड़ा होगा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, और जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी उसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो लिख लीजिए यहाँ पर ये चीज, आप इसको रिलेट करके लिख सकते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर डायरेक्टली इनवर्सली, बिल्कुल मेरे दोस्त, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही कम होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, सबसे ज्यादा किसके लिए होती है, हाईएस्ट फॉर इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस के लिए बच्चों आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट होती है। क्यों, क्योंकि उनका कंप्लीट ऑक्टेट होता है, वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उनके पास में, इसलिए उनका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है।
जिनके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। और सबसे ज्यादा स्टेबल किसका होता है बच्चों? इनर्ट गैसेस का, नोबल गैसेस का, हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनर्ट गैसेस की होती है। लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करोगे तो पूरे पीरियड में सबसे ज्यादा उन्हीं की होती है। ग्रुप 17 से भी ज्यादा 18 की होती है। ठीक है, एक पॉइंट तो आप ये याद रखेंगे। दूसरा बच्चों, इफ एनी एलिमेंट हैज stable electronic configuration, stable electronic configuration, then its ionization energy will be high। ठीक है बच्चों, देखिए its ionization energy will be high। कैसे? जैसे कि नाइट्रोजन होता है बच्चों, अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने ये पढ़ा कि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। मतलब कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये ऑर्डर होना चाहिए, ये ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ यहाँ पर है, यहाँ पर गड़बड़ है थोड़ी सी, और यहाँ पर है थोड़ी सी। कैसे? देखो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का कम होना चाहिए, ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट राइट होने जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए, नाइट्रोजन का कम होना चाहिए। लेकिन है क्या? नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन आप देखो 1s2 2s2 2p3, और ऑक्सीजन का देखो 1s2 2s2 2p4। निकालना कहां से इलेक्ट्रॉन? आउटर मोस्ट से निकालते हैं। 2p3 और 2p4 से इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना है। ध्यान से देखो ये क्या है, इसको देखो ध्यान से। चैप्टर 2, rule of stability, completely half filled and completely full filled orbitals are more stable than partially filled orbitals। ये कैसा है बच्चों? completely half filled। ये कैसा है मेरे बच्चों? completely half filled है। अगर ये completely half filled है तो more stable होगा, और अगर ये मोर स्टेबल है मेरे दोस्त तो ज्यादा एनर्जी चाहिए इससे निकालने के लिए। फिर से समझो, नाइट्रोजन में 2p3 कॉन्फ़िगरेशन होता है, 2p3 में p ऑर्बिटल कंप्लीटली हाफ फिल्ड होती है, जो कि मोर स्टेबल होती है। मोर स्टेबल होती है इसलिए इससे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा ना, तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक है, नाइट्रोजन एटम स्टेबल है क्योंकि इसके पास 2p3 हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए ये ज्यादा एनर्जी इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। जबकि इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन में क्या है? 2p4 है। 2p4 का मतलब कि ये पार्शियली फिल्ड है, ये इतना स्टेबल नहीं होता 2p4 जितना 2p3 होता है। p3 और p6 ज्यादा स्टेबल है, मैंने बताया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लेक्चर में। आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय दीपक सर डालिएगा यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा मेरा लेक्चर। वहां पे आप इसको पढ़ सकते हैं कि कंप्लीटली हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। ये तो पार्शियली फिल्ड है, ये पार्शियली फिल्ड है, मतलब क्या हुआ? इसके कंपैरिजन में 2p3 के कंपैरिजन में ये लेस स्टेबल है। किसके कंपैरिजन में? 2p3 के कंपैरिजन में 2p4 लेस स्टेबल होता है, और अगर लेस स्टेबल है बच्चों तो इसके लिए लेस एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो मोर स्टेबल है इसलिए इसको क्या चाहिए? मोर आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए। और इसको क्या चाहिए बच्चों? लेस आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब कि ऑक्सीजन के केस में हमें ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है बच्चों, ये आप याद रखेंगे। तो ये एक जो हमने नॉर्मल ट्रेंड आपको बताया है उसका ये एक्सेप्शन आप कह सकते हैं। दूसरा क्या है बच्चों? एक तो ये हो गया आपका, ये क्वेश्चन 1 इसको कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखिए, जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरॉन। यहां से क्या दिख रहा है कि बोरॉन की ज्यादा होनी चाहिए, बेरिलियम की कम होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में बेरिलियम की ज्यादा होती है। क्यों? वही रीजन है सेम। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2, बोरॉन का लिखेंगे 1s2 2s2 2p1। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है। यहाँ पर 2s कैसा है? कंप्लीटली फिल्ड, तो ये कैसा होगा? मोर स्टेबल। और यहाँ पर ये क्या है? पार्शियली फिल्ड, तो ये कैसा होगा बच्चों? लेस स्टेबल। ये लेस स्टेबल है, इसका मतलब इसकी आईपी लेस होगी, इसका जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा या आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो लेस होगी बच्चों, और इसकी क्या होगी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये मोर स्टेबल है। तो 2s2 कंप्लीटली फिल्ड है इसलिए ये मोर स्टेबल है, मोर इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा, और इसका लेस होगा क्योंकि ये पार्शियली फिल्ड है।
ठीक है, तो क्या लिखेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज मोर देन दैट ऑफ बोरॉन बिकॉज बेरिलियम हैज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब बच्चों इसी के तरीके आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और बताइएगा कि फास्फोरस एंड सल्फर में किसकी ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा पहले, फिर चेक कीजिएगा, और मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम में चेक कीजिएगा। एक आपके पास ये पेयर है, एक पेयर ये, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, और फास्फोरस और सल्फर में आपको बताना है किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो एक्चुअल ऑर्डर क्या हो गया सेकंड पीरियड का, सेकंड पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, सेकंड पीरियड का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का एक्चुअल ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा फ्लोरीन, फ्लोरीन से कम ऑक्सीजन नहीं नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन, देन बेरिलियम, देन बोरॉन एंड देन लिथियम। बच्चों ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी का सेकंड पीरियड का ऑर्डर है, इसको याद कर लेंगे, ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सेकंड पीरियड। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे, इसमें से कोई भी 2-3 एलिमेंट दे देगा और उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर लिख करके दे देगा, पूछेगा विच वन इज करेक्ट, एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, चलिए बाकी टॉप टू बॉटम ये डिक्रीज होता है सभी में, कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, उसमें जो ये एबनॉर्मल सी चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। फास्फोरस और सल्फर में बच्चों फास्फोरस का ज्यादा होगा, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में मैग्नीशियम का ज्यादा होगा, लेकिन आप करके देखिएगा इसको। ठीक है, आइए जी आगे चलते हैं हम लोग, अगला टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है, देखिए लिखिए, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम। It is the amount of energy released when an electron is added to an atom. किसी एटम में जब एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वैसे तो टोटल एंथैल्पी चेंज होती है। देखिए जैसे कि मान लीजिए आपने क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कराया, तो क्लोरीन क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, क्लोरीन क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। बच्चों एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब प्रोसेस कैसा है आपका, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आपकी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। क्या याद रखेंगे बच्चों इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, अगर हम एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एंटर कराएं, देखिएगा ध्यान से, जैसे मान लीजिए हमने इसमें ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन को एंटर कराया, O माइनस बना, ये आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम बोलेंगे, ये आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, ये एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, तो बच्चों ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसके लिए डेल्टा एच क्या होगा, इसके लिए डेल्टा एच हो जाएगा नेगेटिव, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी हो जाएगी बच्चों, नेगेटिव। बहुत ध्यान से सुनना अब यहाँ पर, अब O माइनस बन गया, सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब आप एंटर कराने जाओगे ना तो इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं होगा, क्योंकि O माइनस नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज है, एक दूसरे को दोनों रिपेल करेंगे, आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, यस एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को अंदर इसके भेजना पड़ेगा, एनर्जी आप अलग से सप्लाई करोगे तब इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा और बनेगा यहाँ पर O माइनस 2। ठीक है बच्चों, तो एनर्जी आपने सप्लाई किया, ये भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। अब क्या हो रहा है, ये प्रोसेस कैसा हो गया, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक हो गया, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी हो गई बच्चों, पॉजिटिव हो गई। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव व्हाइल सेकंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। फर्स्ट कैसी होती है, नेगेटिव होती है, सेकंड और थर्ड कैसी होती है बच्चों, ये पॉजिटिव होती है, क्योंकि सेकंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो एटम होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, तो हमें अलग से इलेक्ट्रॉन को फोर्सफुली डालना होता है, इसके लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी होती है। ठीक है, चलिए वेरिएशन देख लेते हैं हम इसका।
देखो आपको ओवरऑल याद रखना है, इन पीरियड, पीरियड में क्या होगा, इन पीरियड, पीरियड में क्या होगा, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, क्योंकि ये भी बच्चों साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये भी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ एटम के। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हर जगह साइज ऑफ एटम लग रहा है, तो चलो अब तो याद कर लो इसको, साइज ऑफ एटम का वेरिएशन और डेफिनेशन अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट बच्चों, ग्रुप में, इन ग्रुप्स क्या लिखेंगे, ऑन मूविंग, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। पहला पॉइंट तो ये कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज हाईएस्ट फॉर क्लोरीन। क्लोरीन एटम के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो जो आपका ग्रुप 17 है, जो ग्रुप 17 हैलोजन, उसका वेरिएशन क्या हो जाएगा, क्लोरीन की सबसे ज्यादा, देन फ्लोरीन की, देन ब्रोमीन की, देन आयोडीन की। ठीक है, वैसे किसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, नॉर्मल ट्रेंड क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, क्योंकि ग्रुप में नीचे आने पर डिक्रीज होती है। लेकिन केवल एक यही एक्सेप्शन है, आपको ये याद रखना है, ग्रुप 17 में क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से, और पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा क्लोरीन की ही होती है। दूसरा क्या याद रखेंगे बच्चों, दूसरा आप ये याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव फॉर इनर्ट गैसेस। बच्चों इनर्ट गैसेस के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है ना, इनर्ट गैसेस के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहते, अगर आप उनमें इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट कराओगे तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, वो ऑलरेडी स्टेबल है। कोई भी एटम एनर्जी क्यों रिलीज करता है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन लेने के बदले में एनर्जी पे करता है कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा पे कर देंगे, आप हमें इलेक्ट्रॉन दे दो ताकि हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए एटम एनर्जी को एज अ कॉस्ट पे करता है, रिलीज करता है कि हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देंगे लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन दे दो। ठीक है बच्चों, तो ये दो पॉइंट आप याद रखेंगे कि पॉजिटिव होती है इनर्ट गैसेस के लिए, और बाकी जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं उनके लिए नेगेटिव वैल्यू होती है। जनरली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होता है। ठीक है, चलिए अब इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है विच इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विच इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा जी, एक चीज आप और नोट कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो यूनिट होती है ना बच्चों, इसकी भी यूनिट क्या होती है, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की यूनिट भी किलो जूल पर मोल होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होती है केमिस्ट्री सीखने के लिए, बहुत ज्यादा यूज होती है ये। ठीक है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होती है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से सीखेंगे। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन लिखिए, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम to attract the shared pair of electron toward itself in a molecule is called electronegativity of an atom.
बच्चों ये एक टेंडेंसी है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये एक नेचर है, समझ रहे हैं? ये कोई एनर्जी नहीं है, ये एक नेचर है एटम का। देखिए क्या कहता है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में बात कर रहा है, जैसे हम HCl की बात करें तो बच्चों हम लोग हाइड्रोजन के केस में क्या देखते हैं, अगर H2 मॉलिक्यूल हो हमारे पास तो हम क्या देखते हैं कि शेयरिंग पेयर बीच में रहता है, ये जो बॉन्ड पेयर है ये बीच में रहता है, इलेक्ट्रॉन को हम ये जो है ना ये इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर, इसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं, शेयरिंग पेयर भी इसी को बोलते हैं। ये जो बॉन्ड पेयर है या ये जो शेयरिंग पेयर है ये बीच में रहता है, लेकिन जब क्लोरीन से हम इसका बॉन्ड बनाते हैं बच्चों तो हम देखते हैं कि क्लोरीन क्या करता है, शेयरिंग पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है। होना कहाँ पे चाहिए था, देखिए होना चाहिए था बीच में, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसके न्यूक्लियस में ज्यादा पावर है, इसलिए शेयरिंग पेयर को क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है। इसके न्यूक्लियस में ज्यादा पावर है इसलिए शेयरिंग पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है। शेयरिंग पेयर न्यूक्लियस की तरफ, शेयरिंग पेयर क्लोरीन के न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। लेकिन बच्चों नेगेटिव चार्ज पार्शियल आता है, कंप्लीट नहीं आता, क्योंकि इसने एक्सेप्ट नहीं किया, अपनी तरफ खींचा, अपने पास खींच लिया है। ये जो साइन है डेल्टा का ये रिप्रेजेंट करता है पार्शियल चार्ज को, पार्शियल नॉट कंप्लीट। कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, और जिस एटम से इलेक्ट्रॉन्स दूर जाते हैं उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। ठीक है बच्चों, तो जैसे क्लोरीन की बात मैंने आपको बताई, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए ये क्या करता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कैसा बॉन्ड बनाता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड तो था, शेयरिंग से तो बना था, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से शेयरिंग पेयर टुवर्ड्स क्लोरीन शिफ्ट हो गया और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये बन गया बच्चों पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है जी। वेरिएशन देखिए तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, वेरिएशन क्या होता है। सबसे पहले इन पीरियड, इन पीरियड देखिए, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज, ये भी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज। ठीक है, और आप याद रखेंगे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसकी होती है 4.0, इसकी होती है 3.5। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज लिख रहा हूँ बच्चों में, 3.0, 2.5, 0.5 डिक्रीज करते चले जाइए, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है, लेकिन इससे आपका काम चल जाएगा। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, ये पाउलिंग स्केल है बच्चों, पाउलिंग स्केल ऑफ, पाउलिंग ने दी थी ये वैल्यू, पाउलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पाउलिंग एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने अपनी कुछ कैलकुलेशन के बेसिस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू दी थी। ठीक है बच्चों, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, इसलिए जो ग्रुप 17 होता है, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। एक चीज मैं आपको बता दूं, हमेशा ध्यान रखना, ये जो मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ ये एटम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। केमिस्ट्री में ये एटम्स जो हैं इनको ज्यादातर हम लोग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बोलते हैं, और ये केमिस्ट्री बहुत चेंज करते हैं, हर जगह ये ना पोलैरिटी जनरेट कर देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, बॉन्ड में पोलैरिटी आ जाती है। भाई जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेंगे तो पोलैरिटी आ जाएगी, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसको लर्न कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद करोगे मेरी बात जब आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे, समझ रहे हो, जब पी ब्लॉक एस ब्लॉक पढ़ोगे तो मेरी बात याद करोगे आप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आपको इस तरीके से याद रखना है बच्चों, ऑन मूविंग लेफ्ट राइट इट इज इंक्रीजेस। जितने भी बॉन्ड है, जैसे कि हम HF की बात करें तो F क्या है बच्चों, F पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, ये बात मैं अभी लिखवा दूंगा आपको। फ्लोरीन क्या करेगा, शेयरिंग पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा, ये भी पार्शियल नेगेटिव, ये भी पार्शियल पॉजिटिव, क्या बात है। ठीक, ऐसे याद रखेंगे आप इसको। इन ग्रुप्स, इन ग्रुप्स क्या होगा बच्चों, ऑन मूविंग, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
डिक्रीजेस। बच्चा लोगों ध्यान रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। साइज ऑफ एटम जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम होगी। लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है बच्चों। ठीक है, तो एक तो आप ये बात याद रखेंगे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। ये लोग क्या करते हैं, शेयरिंग पेयर को अपनी तरफ खींच लेते हैं। आपको मैं बता दूं, जैसे कि हमारे पास, जैसे मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो ये भी क्या करेगा, शेयरिंग पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा। क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। हालांकि ये हम लोग पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में चैप्टर 4 में पढ़ते हैं, मैंने आपको यहीं पे बता दिया। तो ध्यान रखना, ये आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये पीरियोडिक टेबल में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंसीडर किए जाते हैं। ये कहीं पर प्रेजेंट होंगे तो मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आ जाएगी। कुछ होते हैं एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर के हिसाब से कई बार कैंसिल आउट भी हो जाती है, तो वो एक अलग केस है। जनरली बॉन्ड तो पोलर होगा, ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो एक अलग बात है, लेकिन बॉन्ड पोलर होगा। इनसे बना हुआ बॉन्ड जो होगा वो पोलर ही होगा बच्चों। ठीक है जी, तो चलिए ये आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई। अब एक बार मैं चीजों को समराइज कर देता हूं। देखिए, एटॉमिक रेडियस एंड मेटेलिक कैरेक्टर, ये दो चीजें ऐसी हैं जो लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होती हैं और टॉप टू बॉटम आने पर इंक्रीज होती हैं। ये दो चीजें। बाकी जैसे हमारा नॉन मेटेलिक करेक्टर हो गया, नॉन मेटेलिक करेक्टर हो गया, है ना, आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई बच्चों। ये सब क्या है, लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होते हैं और टॉप टू बॉटम आने पर डिक्रीज होते हैं। ये आप याद कर लेंगे यहाँ से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कम से कम इतना तो याद रखो ना यार, इतना भी नहीं याद कर पाओगे तो कैसे काम चलेगा, इतना तो याद करना पड़ेगा ना, तभी तो सीखोगे चैप्टर 4 अच्छे से और पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब आप इसको एक बार एनसीईआरटी से सारी चीजें याद कर लेंगे, ग्राफ वगैरह समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, मेटेलिक ऑक्साइड थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जो ऑक्साइड्स होते हैं, देखो ऑक्साइड्स मेटल के हों, नॉन मेटल के हों या मेटेलॉइड के हों, तो बच्चों एक तो होते हैं आपके मेटेलिक ऑक्साइड, एक तो होते हैं मेटेलिक ऑक्साइड। ये कैसे होते हैं बच्चों, बेसिक इन नेचर, ये बेसिक होते हैं। जैसे कि आपका हो गया Li2O, है ना, Na2O, K2O, ये सब क्या है, बेसिक ऑक्साइड। CaO, MgO, ये सब बेसिक ऑक्साइड है ना। दूसरा होता है हमारा बच्चों नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। दूसरा क्या होता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ये कैसे होते हैं बच्चों, ये एसिडिक होते हैं, क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा। ये कैसे होते हैं, एसिडिक, ये एसिडिक होते हैं। जैसे कि B2O3, P2O5, N2O5, है ना, SO3, CO2, ये सब एसिडिक ऑक्साइड है। NO3 माइनस, NO2 सब एसिडिक ऑक्साइड है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड, Cl2O7, सब एसिडिक ऑक्साइड है। ब्रोमीन के, आयोडीन के ऑक्साइड सब एसिडिक होते हैं। तीसरा होता है बच्चों हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये एसिडिक और बेसिक दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, दोनों से रिएक्शन करते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा एग्जांपल नहीं है, Al2O3, ZnO और PbO, ये 3 एग्जांपल हैं इसके। और बच्चों एक और होता है, मैं आपको बता देता हूँ, न्यूट्रल ऑक्साइड, उसको भी आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। न्यूट्रल ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड कॉम्पिटिशन में तो बहुत पूछा जाता है, अब हो सकता है CBSE में भी पूछा जाए। CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, और N2O, ये तीनों बच्चों न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। ठीक है,